चलो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, छुट्टी के पहले बहुत दिन पहले पढ़े थे, तो एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे, है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर हम लोग शुरू किए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। और हम लोग कुछ टॉपिक इलास्टिसिटी के बारे में पढ़े थे, जिसमें से एट द एंड हम लोग दो टॉपिक मेनली पढ़े थे। एक था परसेंटेज मेथड और दूसरा ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी, और दूसरा था प्रोपोर्शनेट मेथड, है ना। पहले ये दो मेथड को रिवाइज करते हैं, इसके साथ साथ दो क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद जब जो टॉपिक आता जाएगा उसको रिवाइज कर लेंगे एक बार, है ना, क्योंकि तो याद नहीं होगा, बहुत दिन पहले पढ़े थे, छुट्टी हो गया था 6-7 दिन, तो इसी वजह से हम लोग पूरा एक बार रिवाइज कर लेंगे, है ना। चलो, परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का दो मेथड था, दो फॉर्मूला था, एक था परसेंटेज मेथड और दूसरा है प्रोपोर्शनेट मेथड। सबसे पहले परसेंटेज मेथड का बात करते हैं। परसेंटेज मेथड में क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, उसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। डायरेक्टली आते हैं एग्जांपल नंबर 1 में, जो कि होमवर्क में था और मुझे उम्मीद है हुआ नहीं होगा, तो इसीलिए एक बार हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। वही नहीं हुआ है ना, पता है मेरे को, ठीक है। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 1, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 4 यूनिट टू 5 यूनिट। ओरिजिनल डिमांड कितना था? 4 यूनिट। न्यू डिमांड कितना है? न्यू डिमांड कितना है? 5 यूनिट। ओरिजिनल डिमांड कितना था? 4 यूनिट। न्यू डिमांड कितना है? 5 यूनिट। ड्यू टू फॉल इन द प्राइस, ओरिजिनल प्राइस 10 रुपए था, नया प्राइस कितना है? 8 रुपए। ओरिजिनल प्राइस कितना था? 10 रुपए, और न्यू प्राइस कितना है? 8 रुपए, ठीक है। न्यू प्राइस कितना है? 8 रुपए, जिसको हम जनरली इस तरीके से नहीं लिख के हम क्या लिखते हैं, ओरिजिनल जो दोनों है ना बेस इनिशियली, उसको क्वांटिटी और प्राइस लिखते हैं, 4 और 10, और जो चेंज होने के बाद है नया जो क्वांटिटी और नया जो प्राइस है, इसको Q1 एंड P1 लिखते हैं। Q1 P1, Q1 कितना है? 5 और P1 कितना है? 8, ठीक है। अच्छा, अब हमको यहाँ पे क्या करना है? लास्ट क्लास का रिवीजन कर रहे हैं थोड़ा सा, है ना, क्योंकि बहुत दिन पहले पढ़े थे, तो इसलिए एक बार शॉर्ट रिवीजन कर। तो क्वांटिटी डिमांड 4 यूनिट से 5 यूनिट हो गया जब प्राइस कितना से कितना हुआ? 10 रुपए से 8 रुपए हुआ, ठीक है। तो अब इसको फॉर्मूला में निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो क्वांटिटी डिमांड का परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा? चेंज इन क्वांटिटी कहां करेंगे? यहां कर लेते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। चेंज इन क्वांटिटी कितना से चेंज हो रहा है? ये 1 से। पहले 4 था, अब कितना हो गया? 5, तो 1 से चेंज हुआ, 1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था? 4। ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था? 4 इंटू 100 इक्वल्स टू कितना आ गया? ये 25%, ठीक है। उसके बाद चेंज इन प्राइस निकालते हैं, तो इसका भी फॉर्मूला वही, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। अच्छा, चेंज इन प्राइस कितना है? चेंज इन प्राइस कितना है? -2 है, ठीक है। ध्यान रखना, प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पे? कम हो रहा है, तो चेंज इन प्राइस कितना का है? -2। और चेंज इन डिमांड कितने का था? +1 का। तो यहाँ पे क्या लिखना? -2 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस 10 इंटू 100, ये कितना आएगा? 20%, ठीक है। ये कितना आ गया? 20%। अब फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कितना है? 25% डिवाइडेड बाय 20%, इतना ये कितना आ जाएगा? 1.25। अच्छा, माइनस था ना, ये -20% था, तो ये नीचे माइनस है, तो ये -1.25, ठीक है। -1.25 ये हमारा आंसर आया। अब ये -1.25 का क्या मतलब है? माइनस का क्या मतलब है? माइनस जो लगा हुआ है, उस माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है जो दो चीज के बीच में हम रिलेशन निकाल रहे हैं, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। इनवर्स मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो ये माइनस सिग्निफाई करता है नेचर ऑफ रिलेशनशिप। नेचर कैसा है? पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? माइनस है तो नेगेटिव है, प्लस है तो पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, ये 1.25 क्या बता रहा है? 1.25 ये बताता है कि अगर प्राइस 1 रुपए से चेंज होगा तो क्वांटिटी 1.25 से चेंज होगा। अगर प्राइस 1% से चेंज होता है तो क्वांटिटी 1.25% से चेंज होगा,
ठीक है, ये 1.25 का वो मतलब है। और ये माइनस का क्या मतलब है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस का मतलब तो हो गया नेचर ऑफ रिलेशनशिप, और 1.25 हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप, मतलब वो कितना से कौन चेंज होगा। क्लियर है। अब और एक मेथड पढ़े थे हम लास्ट क्लास में, प्रोपोर्शनेट मेथड। क्या फॉर्मूला था प्रोपोर्शनेट मेथड का, यहाँ पे करेक्शन किए होगे सबको ही, ये Q बाय P की जगह ये क्या है P बाय Q। ठीक है, करेक्शन हुआ था P बाय Q। अच्छा, अब प्रोपोर्शनेट मेथड में क्या होता है, सेम फॉर्मूला है लेकिन उसको हम थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। हमारा फॉर्मूला बनता है डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q। डेल्टा का क्या मतलब है, चेंज। डेल्टा का मतलब है चेंज, जो हम वहां पे चेंज निकाले थे वही चेंज है डेल्टा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम लोग मेथड नंबर 2 लगाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखना, व्हेन द प्राइस राइज फ्रॉम 8 रुपीज टू 10 रुपीज, प्राइस कितना था 8 रुपए, अब कितना हो गया 10 रुपए, मतलब ओरिजिनल प्राइस P कितना था 8, P1 कितना है 10। ठीक है, द डिमांड फॉल्स फ्रॉम 5 यूनिट टू 4 यूनिट, मतलब क्वांटिटी डिमांड ओरिजिनली कितना था 5, न्यू क्वांटिटी डिमांड Q1 कितना है 4। इलास्टिसिटी हमको निकालना है, अब फॉर्मूला में डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अच्छा, डेल्टा P और डेल्टा Q निकालो। डेल्टा P कितना है, चेंज इन प्राइस, कितना से चेंज हो रहा है, डेल्टा P इक्वल्स टू कितना से चेंज हो रहा है 2 रुपए से, +2 या -2, +2। और डेल्टा Q कितना है, कितना से चेंज हो रहा है क्वांटिटी, -1, क्वांटिटी कितना से चेंज हो रहा है -1 से। फॉर्मूला में डाल दो, क्या आएगा फॉर्मूला, डेल्टा Q बाय डेल्टा P बाय डेल्टा। अच्छा, ये वही मेथड से किया है, यहाँ पे हम लोग हमारा मेथड से करेंगे, दूसरा मेथड से करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सेम आंसर आएगा दोनों मेथड से हमेशा। ठीक है, मैथ्स है, फॉर्मूला सेम ही है, डायरेक्टली दोनों कोई भी फॉर्मूला लगाओ आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q। फॉर्मूला लगाना है डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q। अच्छा, ये P और Q कौन सा लेना है, P1 Q1 लेना है या P0 Q0, मतलब P और Q लेना है, ओरिजिनल प्राइस लेना है, बेस जो स्टार्टिंग में था वो लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कितना आएगा डेल्टा Q आ गया -1 डिवाइडेड बाय डेल्टा P 2 इंटू प्राइस कितना था ओरिजिनली 8 डिवाइडेड बाय प्राइस क्वांटिटी कितना था ओरिजिनली 5। ठीक है, तो ये कितना आ गया -8 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू -0.80। ठीक है, माइनस का क्या मतलब, माइनस सिग्निफाई करता है नेचर ऑफ रिलेशन। नेचर ऑफ रिलेशन मतलब पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, डायरेक्ट है या फिर इनवर्स है। ठीक है, और 0.80 क्या बोल रहा है हमको, 0.80 ये बोल रहा है कि अगर प्राइस 1 रुपए से चेंज होगा तो क्वांटिटी 0.80 से चेंज होगा, अगर प्राइस 1% से चेंज होगा तो क्वांटिटी 0.80 से चेंज होगा। ये 0.8 का मतलब है। और -1 का क्या मतलब है, -1 का मतलब है एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। अगर ये माइनस नहीं होता, ये जगह में प्लस होता, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। ठीक है, माइनस है इसका मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। क्लियर है, यहां तक चले आगे। चलो, आज हम लोग नया टॉपिक चलेंगे, यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, अब चलेंगे कुछ आगे, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले उसको पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट इलस्ट्रेशन 1 एंड 2, जो दो अभी हम एग्जाम्पल किए उसके बारे में कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला, ऑलवेज कंसिडर द एब्सोल्यूट वैल्यू, ऑलवेज कंसिडर द एब्सोल्यूट वैल्यू। इलास्टिसिटी शुड ऑलवेज बी मेजर्ड एंड कंपेयर्ड इन एब्सोल्यूट टर्म, इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन को इग्नोर करके हम लोग इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन सिर्फ हमको ये बताता है कि नेचर कैसा रिलेशनशिप का, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बाकी हमारा नेगेटिव साइन का कोई भी काम नहीं है। -1.25 मतलब वो 1.25 ही है, माइनस हमको सिर्फ ये बता रहा है कि नेचर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस उतना। नॉट इन एल्जेब्रिक टर्म, सो इलास्टिसिटी ऑफ -1.25 इन इलस्ट्रेशन 1 इज टेकन to be higher than 0.80 in the second illustration। अब देखो, दो क्वेश्चन हम लोग किए। फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर क्या आया -1.25, सेकंड में क्या आया -0.80। अब कौन सा बड़ा है दोनों में से, मैथ्स के हिसाब से अगर देखें तो -0.8 बड़ा है और -1.25 छोटा है। मैथ्स के हिसाब से अगर देखें तो हम लोग
-0.8 बड़ा है और 1.25 छोटा है, -1.25, ठीक है। लेकिन हम लोग जब भी लिखेंगे कौन बड़ा है, हम हमेशा माइनस साइन को इग्नोर करके लिखेंगे, हम माइनस साइन को हटा के देखेंगे। अब देखो कौन बड़ा है, अब तो ये बड़ा है, तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.25 ज्यादा है, ठीक है। तो इसको हम लोग हमेशा बोलेंगे कि इलास्टिसिटी इज मोर, चाहे माइनस लगे या प्लस लगे, हम कभी भी माइनस के अकॉर्डिंग हम लोग कभी भी क्लासिफाई नहीं करेंगे। माइनस सिर्फ हमको इतना ही बताता है कि नेचर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। माइनस सिंबल से बड़ा या छोटा हम लोगों को कंसिडर नहीं करना है, मतलब हमारे लिए यहाँ पे क्या होगा, अब कौन बड़ा हो गया एज पर हमारे इकोनॉमिक्स, दोनों के सामने माइनस, अब कौन बड़ा है, -1.25 अब बड़ा है। माइनस से हमको कोई मतलब नहीं है, 1.25 से हमको मतलब है, 1.25 बड़ा है, माइनस सिर्फ हमको ये बताया कि नेचर कैसा है। कंप्लीट है बात। चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इलास्टिसिटी इज अफेक्टेड बाय परसेंटेज चेंज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, समझने का नीड है। परसेंटेज चेंज से हमको फर्क पड़ता है, बाकी एक्चुअल चेंज से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर एग्जांपल लें, एक एग्जांपल लेते, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2, ओरिजिनल प्राइस न्यू प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी। ओरिजिनल प्राइस मान लो 10 रुपए था, ओरिजिनल प्राइस कितना था, 10 रुपए था, प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 11 रुपए, ठीक है। प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 11 रुपए। क्वांटिटी था 100 यूनिट, जब 10 रुपए प्राइस था, क्वांटिटी कितना था, 100 यूनिट। तो क्वांटिटी बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम होता है, तो क्वांटिटी मान लो कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पी क्यू, अच्छा P1 Q1, प्राइस 100 रुपए था, बढ़ के कितना हो गया, 110 हो गया, ठीक है। क्वांटिटी 1000 था, कम होके कितना हो गया, 900 हो गया। क्वांटिटी 1000 था, कम होके कितना हो गया, 900 हो गया। देखो इलास्टिसिटी दोनों केस में सेम आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों केस में सेम आएगा। कैलकुलेट करना चाहो तो करके देख लो, परसेंटेज जो है दोनों में सेम आएगा हमेशा, ठीक है। तो यहां पे लेकिन अगर हम एक्चुअल फिगर का बात करें तो प्राइस कितने रुपए से बढ़ रहा है, 1 रुपए से बढ़ रहा है। यहां पे लेकिन प्राइस तो बहुत ज्यादा से बढ़ रहा है, 10 से बढ़ रहा है। यहां पे प्राइस 10 रुपए से इंक्रीज हो रहा है, यहां पे क्वांटिटी कितना से कम हो रहा है, 10 यूनिट से कम हो रहा है, लेकिन यहां पे क्वांटिटी 100 यूनिट से कम हो रहा है। तो इसका तो इलास्टिसिटी ज्यादा आना चाहिए ना, लेकिन इलास्टिसिटी क्या आएगा, सेम आएगा, बिकॉज परसेंटेज चेंज दोनों में सेम है। यहां पे परसेंटेज चेंज कितना था, 10%, यहां पे परसेंटेज चेंज कितना था, यहां पे परसेंटेज चेंज कितना था, यहां पे परसेंटेज चेंज कितना था। तो हर बार परसेंटेज चेंज क्या था, इक्वल था, ठीक है। इसीलिए दोनों केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। हमको एक्चुअल फिगर से कोई मतलब नहीं कि यहाँ पे 10 रुपए से चेंज हो रहा है, यहाँ पे 1 रुपए से चेंज हो रहा है, यहाँ 10 से हो रहा है, यहाँ 10 से हो रहा है, यहाँ 100 से हो रहा है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमको हमेशा परसेंटेज चेंज देखना है। इलास्टिसिटी हमेशा परसेंटेज चेंज को कंसिडर करता है, एब्सोल्यूट फिगर को कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। तो हमको परसेंटेज चेंज के हिसाब से यहाँ पे 10% का चेंज है, यहाँ पे भी 10% का चेंज है, तो दोनों में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा, दोनों एग्जांपल, ठीक है। चलो वही पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, इलास्टिसिटी इज अफेक्टेड बाय परसेंटेज चेंज नॉट एक्चुअल चेंज। परसेंटेज चेंज से अफेक्ट होता है, एक्चुअल फिगर से कोई भी उसको मतलब नहीं है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय एब्सोल्यूट चेंज इन डिमांड और प्राइस, रादर इट्स वैल्यू इज इन्फ्लुएंस्ड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस और डिमांड। एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है ये लाइन पूरा, ठीक है। एमसीक्यू में आता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज से अफेक्टेड होता है या एब्सोल्यूट फिगर से अफेक्टेड होता है। तो हमेशा किससे अफेक्टेड होता है, वो परसेंटेज चेंज से अफेक्टेड होता है, एब्सोल्यूट फिगर से कोई भी उसको मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया, वही एग्जांपल को यहाँ पे समझाया है, जो एग्जांपल हम लोग लिए थे उसी टाइप का एक एग्जांपल देके सेम चीज को समझाया है। क्लियर है यहाँ तक। चलो उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। 5 प्रकार का टॉपिक था इसके अंदर, 5 तो ग्राफ पढ़े थे, 5 तो पॉइंट पढ़े थे। एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं।
सबसे पहला परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड क्या होता है? प्राइस अगर थोड़ा सा चेंज होगा तो डिमांड इनफाइनाइटली चेंज हो जाएगा, मतलब हम प्राइस को चेंज ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस केस में ग्राफ कैसा होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस केस में क्या है? प्राइस हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। डिमांड भले कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, लेकिन प्राइस हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। अगर हम थोड़ा सा प्राइस को बढ़ा देते हैं या थोड़ा सा प्राइस को कम कर देते हैं तो डिमांड क्या हो जा रहा है? पूरा जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो इस केस को क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसमें इलास्टिसिटी क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इसमें इलास्टिसिटी क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक मतलब प्राइस चाहे तुम कितना भी चेंज कर लो, डिमांड चेंज होने वाला नहीं है। डिमांड क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू जीरो। उस केस में इलास्टिसिटी क्या आता है? जीरो आता है, ठीक है। अगर देखें, अगर हम लोग एक एग्जांपल भी लेके देखो, इनफाइनाइट क्यों आता है? फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, ठीक है। अच्छा, यहां पे प्राइस क्या चेंज हो रहा है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? जीरो है। और परसेंटेज चेंज इन डिमांड कुछ भी हो सकता है, 5%, 10%। तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आता है? हमेशा यहाँ पे इनफाइनाइट है, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है? जीरो है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस जीरो है ना, प्राइस हमेशा कांस्टेंट है यहाँ पे, तो परसेंटेज चेंज जीरो आएगा। तो जीरो है मतलब डिनोमिनेटर जीरो, इसीलिए प्राइस इलास्टिसिटी क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। वहीं पे यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग, यहाँ पे प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस या तो बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है, लेकिन डिमांड क्या है? कांस्टेंट। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या है? जीरो। डिमांड चेंज नहीं हो रहा है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस या तो बढ़ सकता है या तो जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग क्या होता है? मान लो 5 या 10 कुछ भी करें तो क्या आएगा आंसर? जीरो आएगा। इसीलिए प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पे क्या होता है? इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू जीरो। उसके बाद थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़े थे हाईली इलास्टिक डिमांड। इस केस में क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो फॉर्मूला क्या होता है इलास्टिसिटी का? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड अगर ज्यादा है, मान लो न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? मान लो ये 10 है, नीचे 5 है, तो हमेशा ये क्या आएगा? मोर देन 1 आएगा, मोर देन 1 आएगा। इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या होता है? हमेशा मोर देन 1 होता है, ठीक है। उसके बाद लेस इलास्टिक डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो ऊपर का पोर्शन अब छोटा है, परसेंटेज चेंज ऊपर का, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो अब परसेंटेज चेंज क्या आएगा? हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगा? हमेशा लेस देन 1 आएगा, ठीक है। और लास्ट आखिरी पढ़े थे हम लोग यूनिट इलास्टिक डिमांड। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 10, 10% डिवाइडेड बाय 10, ये क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। इसीलिए प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पे क्या होता है? इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग ये पांचों टॉपिक लास्ट क्लास में पढ़े थे। अब चलते हैं इसके आगे थोड़ा सा। यहाँ पे ये समरी दिया हुआ है, ठीक है। जितना हम लोग पांचों टॉपिक पढ़े ना, पांचों टॉपिक का ये समरी है, ये कुछ नया नहीं है, ये समरी है। दिस इज समरी। जब परफेक्टली इलास्टिक के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट डिमांड एट द सेम प्राइस, उसका ग्राफ तुमको बताया है कि ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। ये पूरा डायग्राम के साथ समरी दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड वाला बताया है परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होता है, उसका डायग्राम तुमको बताया है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू जीरो। ये E इक्वल्स टू 1 नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये E इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 0, तो ये वाला लाइन आ गया। उसके बाद थर्ड में तुमको बताया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1, तो मोर देन 1 का ग्राफ बना दिया, लेस देन 1 का ग्राफ बना दिया, और इक्वल्स टू 1 का ग्राफ बनाया, ठीक है। तो सारा ग्राफ, सारा प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू का एक समरी यहाँ पे बनाया हुआ, ठीक है। चलो अब ये फ्लैटर और बाद में आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
अच्छा, चैप्टर डिमांड चैप्टर में हम कुछ फैक्टर्स पढ़े थे अफेक्टिंग डिमांड, याद है? कितने तो फैक्टर था? 8 फैक्टर था। 5 तो इंडिविजुअल के केस में था, 3 तो मार्केट के केस में, प्लस पुराना 5 मार्केट में, टोटल कितना था? 8 फैक्टर्स था। यहां पे प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करने वाला कुछ फैक्टर्स दिया हुआ है। वहां पे कौन सा फैक्टर्स दिया हुआ था? डिमांड को अफेक्ट करने वाला फैक्टर। ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ है? प्राइस इलास्टिसिटी को जो फैक्टर अफेक्ट करेगा उसको, वो वाला यहां पे दिया हुआ है। ऐसे हर एक चैप्टर में, सप्लाई चैप्टर में सप्लाई को अफेक्ट करने का फैक्टर, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई चैप्टर में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो दिया हुआ है। मार्केट चैप्टर में मार्केट का अलग दिया हुआ है। तो जितना चैप्टर हम लोग आगे आगे पढ़ते जाएंगे उतना सारा फैक्टर्स हमको मिलेगा। ठीक है, लेकिन खुशी की बात यह है कि टर्म 1 में हमारा ये आखिरी चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद टर्म 1 का माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट होगा, फिर जो बचेगा हमारा स्टैटिस्टिक्स के अंदर में बचेगा। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में यहीं तक है टर्म 1 के अंदर में। ठीक है, चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द कॉमोडिटी। इसके अंदर 3 पॉइंट आता है, नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरी। नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरी। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं नेसेसिटी का। मेडिसिन है, मान लो कोई मेडिसिन है, प्राइस बढ़ जाएगा तो खरीदना बंद कर दोगे? कोई भी नहीं करेगा, खरीदना ही पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा? इलास्टिसिटी क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मान लो प्राइस क्या हो गया, ओरिजिनल प्राइस कितना था? 10 रुपए, प्राइस बढ़ के कितना हो गया? 20 रुपए। ठीक है, तो क्या क्वांटिटी डिमांड पहले 100 यूनिट होता था, तो क्या अब क्वांटिटी डिमांड कितना होगा तुम्हारे हिसाब से? ज्यादा से ज्यादा कोई 1-2 आदमी नहीं खरीदेगा, बाकी 98-99 लोग तो खरीदेंगे, या मोस्ट केसेस में पूरे 100 के 100 लोग ही खरीदेंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा यहाँ पे? तो परसेंटेज 100, या चलो पूरे एग्जैक्टली 100 नहीं लेते, कुछ 1-2 तो होंगे ही ऐसे, मान लेते हैं 95 लोग खरीदेंगे। ठीक है, 5 लोग कुछ ऐसे हैं कि पैसा बढ़ जाने से मेडिसिन भी खाना छोड़ दिए। ठीक है, तो इस प्रकार के लोगों को छोड़ के अब बाकी देखते हैं। ठीक है, अब इलास्टिसिटी क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। देख लो, इसका परसेंटेज चेंज कितना है? 5%। इसका परसेंटेज चेंज कितना है? 100%। ठीक है, जिसको 50 लग रहा है, 50 नहीं लग रहा है तो किसी को, क्योंकि बेस के साथ कैलकुलेट होता है। 10 के को बेस लेके कैलकुलेट करना है, 20 को बेस लेके नहीं करना है। ठीक है, 10 के बेस के हिसाब से कितना परसेंट चेंज हुआ? 100% चेंज हुआ, पूरा डबल हुआ है प्राइस। ठीक है, 20 को कंपेयर करोगे तो 50% लगेगा। 10 के अकॉर्डिंग कंपेयर करना है, 100 के अकॉर्डिंग कंपेयर करना है। 5 का चेंज हुआ तो ये 5 को किसके साथ कंपेयर करना है? 100 के साथ करना है। बेस प्राइस के साथ हमेशा कंपेयर करना है, न्यू प्राइस के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, तो डिमांड कितना से चेंज हुआ? 5% से। प्राइस कितना से चेंज हुआ? 100% से। इलास्टिसिटी क्या आएगा बताओ? डिमांड बाय प्राइस, 5% डिवाइडेड बाय 100%, कितना आएगा? 0.05। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी इसके केस में क्या आ रहा है? लेस देन 1 आ रहा है हमेशा। व्हेन अ कमोडिटी इज नेसेसिटी लाइक फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन एक्सेट्रा, द डिमांड इज जनरली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक कब होता है? देखते हैं, टेबल में आते हैं। इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, लेस इलास्टिक हो गया, और परफेक्टली इनइलास्टिक। या तो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा या तो लेस इलास्टिक होगा। ठीक है, लेस इलास्टिक मतलब इनइलास्टिक ही तो हुआ। तो इनइलास्टिक मतलब या तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? 1 से छोटा होगा, और एक्सट्रीम केसेस में तो इक्वल टू 0 होगा, ताकि जब अगर एक भी आदमी बंद ना करे तो उस केस में क्या आएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 आएगा। ठीक है, तो नेसेसिटी के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इनइलास्टिक होता है। मतलब प्राइस चाहे जितना भी चेंज हो जाए, क्वांटिटी डिमांड उतना ज्यादा चेंज नहीं होता। थोड़ा मोड़ा बाई चांस चेंज हुआ तो हुआ, अदरवाइज चेंज नहीं होता। वहीं पे कंफर्ट के केस में, कंफर्ट गुड, अच्छा आदमी कंफर्ट कब खरीदता है? जब उसका बेसिक नेसेसिटी कंप्लीट हो गया हो, है ना। घर में फ्रिज टीवी कब खरीदा जाता है? जब खाना पीना के लिए पेट भर गया हो, पैसा है फ्यूचर में खाना पीना खरीदने के लिए, उसके बाद कुछ अगर पैसा आता है तो उससे कंफर्ट का गुड खरीदा जाता है, जैसे टीवी हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब आइटम। अच्छा, तो ये सब आइटम अगर मान लो प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो डिमांड कम होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली कम होगा। तो उस केस में डिमांड जनरली लोग क्या करते हैं, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कंज्यूमर क्या कर देता है? उसको पोस्टपोन कर देता है कि जब प्राइस कम होगा तब खरीदेंगे। लेकिन ऐसा नेसेसिटी के केस में नहीं होता कि मेडिसिन जब प्राइस कम होगा तब खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे।
ऐसा नेसेसिटी के केस में नहीं होता। नेसेसिटी के केस में खरीदना पड़ेगा मतलब खरीदना पड़ेगा, चाहे प्राइस बढ़ गया हो चाहे प्राइस कम हो गया हो, ठीक है। लेकिन कंफर्ट के केस में जनरली ऐसा नहीं होता है। तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? इलास्टिक। इलास्टिक होगा, क्योंकि जब प्राइस चेंज हो रहा है तो डिमांड भी चेंज हो जा रहा है, जब प्राइस चेंज हो रहा है तो डिमांड भी चेंज हो जा रहा है। नेक्स्ट, व्हेन अ कमोडिटी इज लग्जरी, अगर लग्जरी कैटेगरी में आता है, लाइक एसी, डीवीडी प्लेयर, जो पुराने जमाने का लिखा हुआ है इसको हटा दो, ठीक है, पहले होता था लग्जरी डीवीडी प्लेयर, ठीक है। इट्स डिमांड इज जनरली मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू डिमांड फॉर कंफर्ट, क्योंकि मोर, जब लग्जरी आइटम का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, कार हो गया, ये एसी हो गया, इस टाइप का जो लग्जरी आइटम का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो उस केस में क्या करते हैं लोग? जनरली पोस्टपोन कर देते हैं कंजम्पशन को पूरा ही, और वो जनरली क्या होता है, ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं खरीदना। अगर मान लो टेम्परेरी गाड़ी का प्राइस बढ़ गया है तो लोग खरीदना बंद कर देते हैं उस टाइम पे, है ना। फिर जब प्राइस कम होता है या डिस्काउंट आता है, कुछ होता है, फिर तब उस टाइम पे लोग खरीदते हैं। तो ये दोनों केस में जनरली क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे मोर इलास्टिक, यहाँ पे इलास्टिक, ठीक है। उसके बाद सब्सटीट्यूट। अच्छा, अगर किसी कमोडिटी का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? अगर किसी कमोडिटी का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? ज्यादा इलास्टिक होगा, क्योंकि मान लो दो गुड्स ले लेते हैं, ए और बी, मान लो टी एंड कॉफी ले लेते हैं, सब्सटीट्यूट है दोनों एक दूसरे का, ठीक है। मान लो टी का प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया, टी का प्राइस बढ़ गया, 10 रुपए था 20 रुपए हो गया डायरेक्टली, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे? कॉफी पियेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे आधे से ज्यादा लोग कॉफी में, तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस केस में जब प्राइस चेंज हो रहा है तो डिमांड भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा? इलास्टिक आएगा। लेकिन अगर मान लो इसका कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल ही नहीं होता, अब कहां जाएंगे लोग? अब कहां जाएंगे? अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़े मोड़े लोग चाय पीना छोड़ देंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? मजबूरी में ज्यादा पैसा देके चाय पियेंगे। तो डिमांड क्या उतना से कम होगा? डिमांड उतना से कम नहीं होगा, डिमांड बहुत कम अमाउंट से कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। जो लोग थोड़े मोड़े जो कंजम्पशन नहीं करेंगे उनसे कम होगा। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा? उस केस में हाइयर होगा, और परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या होगा? कम होगा, ठीक है। जिसमें क्या आएगा ये? अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड, देखो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी को पहचानने का। ऊपर क्या रहता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड, नीचे क्या रहता है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा, अगर ऊपर का पार्ट ज्यादा है नीचे का पार्ट कम है, ऊपर का पार्ट ज्यादा है नीचे का पार्ट कम है, तो क्या आएगा? इलास्टिसिटी मोर देन 1 आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगा? मोर देन 1। अगर ऊपर का पार्ट ज्यादा है नीचे का काम मोर देन 1 आएगा। अगर ऊपर का पार्ट कम है नीचे का पार्ट ज्यादा है तो क्या आएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 आएगा। अच्छा, जब हमारे पास सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो ज्यादा लोग डिमांड कम करेंगे या नहीं करेंगे? ज्यादातर लोग कहां चले जाएंगे? कॉफी में चले जाएंगे। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या आएगा? मोर देन 1 आएगा। लेकिन जब सब्सटीट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, कॉफी अवेलेबल ही नहीं है, टी पीना है तो पियो वरना मत पियो, तो उस केस में क्या होगा? ज्यादातर लोग कैसे बंद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कुछ लोग तो होंगे फिर भी बंद करने वाले। तो चेंज इन डिमांड क्या होगा? बहुत कम अमाउंट से चेंज होगा, छोटा सा अमाउंट से चेंज होगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो ऊपर का पार्ट छोटा होगा बट नीचे का पार्ट बहुत बड़ा होगा। तो इलास्टिसिटी क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 को क्या बोलते हैं हम लोग? लेस इलास्टिक, ठीक है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी विथ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट विल बी मोर इलास्टिक। तो समरी लिख लेते हैं, बेटर होगा, यहां पे एग्जाम के टाइम भी काम आएगा। इफ substitute available then elasticity of demand will be more than 1। अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? मोर देन 1 होगा। अगर नॉट अवेलेबल, इफ नॉट अवेलेबल, तो उस टाइम में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? लेस देन 1, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? लेस देन 1 होगा। इफ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट then more elastic. The reason is that even a small rise in the price will induce the buyer to go for the substitute. For example, यहाँ पे दिया है वाइस वर्सा availability of close substitute
मेक्स द डिमांड सेंसिटिव टू चेंज इन प्राइसेस। ऑन द अदर एंड अगर कॉमोडिटी का फ्यू सब्सटीट्यूट या नो सब्सटीट्यूट है, जैसे व्हीट, सॉल्ट, सॉल्ट का कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं कोई सब्सटीट्यूट, व्हीट का कोई सब्सटीट्यूट है, राइस का कोई सब्सटीट्यूट है, परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है, तो उस केस में अगर प्राइस बढ़ भी जाता है तो हमको खरीदना पड़ेगा, तो उस केस में क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगा, लेस इलास्टिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट इनकम लेवल। हाँ, 2 लोग को लेते हैं, बेटर होगा, एग्जाम्पल लेते हैं। ये खुश है, क्यों खुश होगा, ज्यादा पैसा है इसके पास, इनकम ज्यादा है, इसका इनकम क्या है, ज्यादा, इसका इनकम क्या है, लो है, दुखी दुखी है। ठीक है, अब देख, मान लो कोई कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, कोई कॉमोडिटी था 100 रुपए का, इसका प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक है, अब बताओ क्या ये खुश से दुखी हो जाएगा, ऑब्वियसली नहीं। ये कमाता है 5 लाख रुपए पर मंथ, 5 लाख रुपए कमाता है, क्या इसको कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही खुश का खुश रहेगा। वहीं पे इसका इनकम था 200 रुपए पर मंथ, अब बताओ क्या करेगा ये, ठीक है, ठीक है, और दुखी हो जाएगा। तो कौन कंजम्पशन बंद करेगा, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, तुम बताओ कंजम्पशन कौन बंद करेगा, ए बंद करेगा या बी बंद करेगा, बी बंद कर देगा। तो इसको कोई फर्क पड़ेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इनकम ज्यादा होता है उस केस में अगर प्राइस चेंज होता है तो डिमांड चेंज नहीं होता, डिमांड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो डिमांड चेंज नहीं होता, अगर इनकम हाई है तो। लेकिन अगर इनकम लो है तो उस केस में जब प्राइस चेंज होता है तब डिमांड क्या होता है, वो भी चेंज हो जाता है। ये मान लो 1 यूनिट खरीदता था तो अब क्या खरीदेगा, 0 यूनिट खरीदेगा। ठीक है, तो इनकम लो के केस में क्या होता है, प्राइस चेंज होता है, अगर बढ़ गया तो डिमांड क्या ज्यादा से चेंज होता है, वो लोग ज्यादातर कंजम्पशन को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन हाई इनकम क्लास के लोगों के लिए जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। उनको जितना खरीदना है वो उतना ही खरीदेंगे, बिकॉज उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता प्राइस चेंज होने से। ठीक है, क्लियर है, वही लेवल ऑफ इनकम में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एनी कॉमोडिटी जनरली लेस फॉर हायर इनकम लेवल ग्रुप इन कंपैरिजन टू पीपल विथ लो इनकम। अगर हाई इनकम है, हाई इनकम के लिए ईडी क्या होगा, मोर देन लेस देन 1, ईडी विल बी लेस देन 1। और लो इनकम के लिए ईडी क्या होगा, लेस मोर देन 1। ठीक है, उसके बाद ये वही लिखा हुआ है, इट हैपेंस बिकॉज रिच पीपल आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड मच बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। रिच पीपल को कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस चेंज होने से, बट पुअर पीपल आर हाईली affected by increase or decrease in the price of the goods. As a result, demand for lower income group is highly elastic. ठीक है, next level of price। फिर से एग्जांपल लेते, 2 कॉमोडिटी है, ठीक है, एक है मैच बॉक्स और दूसरा है किसका सिंबल है, ऑडी कार। ठीक है, 2 एग्जांपल, एक मैच बॉक्स दूसरा कार। ठीक है, अब मैच बॉक्स कितने रुपए का आता है, 1 रुपए में मिल जाता है हमको जनरली, इसको लिख देते हैं प्राइस इक्वल्स टू 1। ये जनरली कितने का मिल जाता है, 25 से 50 लाख के रेंज में मान लेते हैं एक बार। ठीक है, 25 से 50 लाख के रेंज में, सेकंड हैंड को मिला लिया तो 25 ले लिया, नया को मिला लिया तो 50 ले लिया। ठीक है, तो वो रेंज में हमको बेसिक मॉडल इसका मिल जाता है। अब इसका प्राइस 100% से चेंज हुआ, मतलब प्राइस कितना हो गया, 2 रुपए। इसका प्राइस 100% से चेंज हुआ, प्राइस कितना हो गया, 50 लाख से 1 करोड़। ठीक है, अब बताओ किसको फर्क पड़ेगा, मैच बॉक्स खरीदना बंद कर देंगे लोग,
ऑब्वियसली नहीं करेंगे। क्या गाड़ी खरीदना बंद कर देंगे? हाँ, बंद कर देंगे। ठीक है, तो जब लेवल ऑफ प्राइस, किसी भी कॉमोडिटी का लेवल ऑफ प्राइस बहुत कम होता है, जो कि हमारे ओवरऑल एक्सपेंडिचर का एक छोटा सा पार्ट होता है। मान लो हमारे पॉकेट में 1000 रुपए है, जिसमें से हम कोई सामान खरीदते हैं जो 1 रुपए का, अगर वो 100% भी उसका प्राइस बढ़ जाए, 2 रुपए भी हो जाए, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसका इलास्टिसिटी क्या होगा? प्राइस चेंज हुआ कितना से? 100% से। क्या डिमांड चेंज हुआ? डिमांड कांस्टेंट था, तो इलास्टिसिटी क्या आएगा? लेस देन, इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। ठीक है, वहीं पे कार के केस में, या फिर ऑडी कार तो चलो लग्जरी आइटम हो गया, नॉर्मल कोई भी आइटम के केस में, कोई 50,000 1 लाख का आइटम है, उसका प्राइस 100% से चेंज हो जाए तो डिमांड में फर्क पड़ जाएगा। तो डिमांड इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्राइस कितने से चेंज हुआ? 100% से। डिमांड विल चेंज बाय मोर देन 100%। ठीक है, डिमांड ज्यादा से चेंज होगा तो इलास्टिसिटी डिमांड क्या आएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगा? लेस देन, मोर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी मोर देन 1। ठीक है, चलो यहां लिखते हैं एग्जाम। लेवल ऑफ प्राइस, level of price also affect the price elasticity of demand. Costly goods like laptop, AC etc. have highly elastic demand because अगर उनका प्राइस चेंज होता है तो फर्क पड़ता है। लेकिन छोटा मोटा इनएक्सपेंसिव गुड लाइक निडल, मैच बॉक्स एक्सेट्रा, ये सब के केस में डिमांड क्या होता है? इन इलास्टिक होता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट को हाईलाइट कर लेना। एक तो इन इलास्टिक किस केस में होता है? इनएक्सपेंसिव गुड्स में, और एसी लैपटॉप के केस में क्या होता है? हाईली इलास्टिक। ठीक है, चले नेक्स्ट, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। अगर किसी प्रोडक्ट का कंजम्पशन तुम पोस्टपोन कर सकते हो तो इलास्टिसिटी क्या होगा? किसी चीज का, मान लो किसी चीज का प्राइस बढ़ गया, तुम्हारा वो ऐसा कॉमोडिटी है जिसको कंजम्पशन करना अभी जरूरी नहीं है, बाद में भी करने से चलेगा, तो जब प्राइस कम हो जाएगा तब खरीदोगे, अभी क्यों खरीदोगे? है ना, कोई ऐसा आइटम है जो कि अभी तुमको नीड नहीं है, बाद में भी खरीदने से चलेगा। तो जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा टेम्परेरी, तो क्या करोगे? खरीदोगे? उस टाइम नहीं खरीदोगे ऑब्वियसली। कब खरीदोगे? जब उसका प्राइस कम होगा बाद में। ठीक है, तो अगर हम किसी चीज का प्रोडक्ट का कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं, तो मान लो कोई प्रोडक्ट था 100 रुपए का, अब वो प्राइस कितना हो गया उसका? 200 रुपए। हम 10 यूनिट खरीदते थे, हम अब खरीदेंगे? हम अब नहीं खरीदेंगे। जब फिर से प्राइस कम होगा तब खरीदेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमको अभी नीड नहीं है, बाद में जब नीड पड़ेगा तब खरीदेंगे, या जब प्राइस कम हो जाएगा तब खरीदेंगे। तो उस केस में इलास्टिसिटी क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी मोर देन 1। ठीक है, लेकिन अगर पोस्टपोन नहीं कर सकते, खरीदना जरूरी है वो आइटम, ठीक है, वो नहीं खरीदोगे तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो खरीदना अगर जरूरी है तो क्या डिमांड 0 होगा? नहीं होगा। डिमांड ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे तुम? 8 या फिर 9 प्रोडक्ट खरीदोगे। 10 खरीदते तो 8 यूनिट खरीद लोगे, 7 खरीद लोगे, उससे ज्यादा तो कम नहीं कर सकते। तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? लेस देन 1। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड लेस होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, चलो commodity like biscuits, soft drink etc. whose demand is not urgent have highly elastic demand. जिसका डिमांड अर्जेंट नहीं है वो सब क्या होता है? हाईली इलास्टिक होता है। लेकिन जिस कॉमोडिटी का कंजम्पशन अर्जेंट है, लाइक लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन, मतलब ड्रग्स का मतलब मेडिसिन, ठीक है, तो वो सलमान खान वाला केस नहीं, सलमान नहीं, शाहरुख खान वाला केस नहीं है। ठीक है, तो ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन का आइटम का बात हो रहा है। ठीक है, तो मेडिसिन क्या पोस्टपोन कर सकते हो? कंजम्पशन नहीं कर सकते, जब दरकार है तब खरीदना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। उस केस में डिमांड क्या होता है? इन इलास्टिक होता है, बिकॉज प्राइस बढ़ भी जाए तो हमको डिमांड खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो डिमांड क्या हो गया? इन इलास्टिक हो गया। यहाँ पे इन इलास्टिक और यहाँ पे हाईली इलास्टिक, अगर हम कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ यूजेस, अगर किसी कॉमोडिटी का सेवरल यूज है देन इट्स डिमांड विल बी इलास्टिक। बहुत सारा यूज है किसी कॉमोडिटी का, तो उस कॉमोडिटी का डिमांड जनरली क्या होता है? इलास्टिक होता है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ जाता है तब हम लोग जनरली क्या करते हैं? अननेसेसरी यूज से वो प्रोडक्ट को हटा देते हैं। जैसे अगर मिल्क का एग्जांपल लें, मिल्क सस्ता हो गया, अभी मान लो 50 रुपए लीटर चल रहा था, 20 रुपए लीटर हो गया, तो घर वाले क्या करेंगे? और 15 प्रकार का चीज बनाना शुरू कर देंगे मिल्क से, है ना। लेकिन मान लो टेम्परेरी प्राइस उसका बढ़ गया, 100 रुपए या 200 रुपए हो गया लीटर, तो क्या करेंगे? मैक्सिमम चीज बनाना बंद कर देंगे, जो जरूरी है काम वही करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट सेवरल यूजेस में काम आता है, मोर देन 1 यूज है जिस प्रोडक्ट का,
उस केस में क्या होता है, वो उसका डिमांड क्या होता है, इलास्टिक होता है। अगर प्राइस बढ़ जाता है तो हम लोग सिर्फ नेसेसरी यूज में लेते हैं, बाकी जगह से यूज बंद कर देते हैं, जिससे डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर वो एक ही जगह में यूज होता है और उसका कोई ऑल्टरनेट है नहीं, when the price of such commodity increases then it is generally put to only more urgent use and as a result the demand falls. When the price falls then it is used for satisfying even less urgent needs and demand rises. जनरली क्या होता है ये वाला, ये डीजल और पेट्रोल के केस में होता है। जनरली जो देखा जाता है डीजल और पेट्रोल के केस, मान लो डीजल एंड पेट्रोल सस्ता हो गया, मान लो 100 रुपए लीटर चल रहा था, सस्ता हो गया कितना हो गया, 40 रुपए लीटर हो गया, ठीक है। तो जनरली क्या करते हैं, मान लो अगर डीजल पेट्रोल जब सस्ता हो जाता है, कोयला कोल हो गया सस्ता होता है, तो ये जो फैक्ट्री वाले हैं ना बड़े बड़े, ये लोग जो इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट से खरीद रहे हैं, यूनिट पे कर रहे हैं, वो लोग वो लेना बंद कर देते हैं। वो लोग क्या कर लेते हैं, जनरेटर चलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको जनरेटर सस्ता पड़ने लग जाता है और मार्केट का इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट महंगा पड़ता है। तो जनरली ये सब चीजों में, जैसे कोल हो गया जिसका खुद का पावर प्लांट है, एसीसी फैक्ट्री, ये लोग का क्या खुद का पावर प्लांट है, तो ये लोग जनरली इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं गवर्नमेंट से, 5 रुपए यूनिट 6 रुपए यूनिट में खरीदते हैं गवर्नमेंट से। लेकिन जब कोयला का प्राइस कम हो गया, कोल का प्राइस मान लो कम हो गया, डीजल पेट्रोल का प्राइस कम हो गया, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है, तो उस केस में ये लोग क्या करते हैं, ये वाला टेम्परेरी बंद कर देते हैं और खुद का कोल लाके खुद का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिससे उनको वो सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो जनरली जब मल्टीपल यूज है, कोल और पेट्रोल का मल्टीपल यूज है, गाड़ी में भी डाल सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मान लो प्राइस बढ़ गया, 200 रुपए लीटर हो गया, तो ये लोग क्या करें, कोल पेट्रोल जला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, नहीं करेंगे। ये लोग किससे लेंगे, अब गवर्नमेंट से खरीदेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और पेट्रोल और डीजल का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो जिस प्रोडक्ट का मल्टीपल यूज होता है, उस प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो हम सिर्फ उसको अर्जेंट यूज में डालते, ठीक है। जैसे गाड़ी में डाले पेट्रोल, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है, गाड़ी में तो डालना ही पड़ेगा पेट्रोल डीजल, उसके अलावा तो गाड़ी चलाने का और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो जो अर्जेंट यूज है सिर्फ वहां पे हम लोग यूज करेंगे, और ऑल्टरनेट यूज को सबको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। लेकिन जब वो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा तब उसको हम लोग हर जगह यूज करेंगे जहां पे पॉसिबल है, ठीक है, चाहे वो अर्जेंट हो या ना हो, हर जगह हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, जिससे डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। When the price fall, then it is used for satisfying even less urgent needs and the demand rises. For example, electricity is a multiple use commodity. Fall in the price will result in substantial increase in the demand, particularly those in those uses like AC, heater, convector, ये सब को चलाने के, कन्वेक्टर क्या होता है जो क्या पता, AC, हीटर, ये सब को चलाने के लिए जनरली यूज होने लग जाता है, ठीक है। When it is not employed formerly due to its high price. On the other hand, when कॉमोडिटी है नो और फ्यूअर अल्टरनेटिव, जब उसका मल्टीपल यूज नहीं होता तब क्या ऑप्शन है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, इट इज लेस इलास्टिक डिमांड, ठीक है। क्योंकि जब उसका यूज ही ज्यादा नहीं है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो एक या दो जगह ही यूज हो सकता है, उससे ज्यादा यूज ही नहीं हो सकता, तो उसका डिमांड को कम या ज्यादा कैसे करोगे, प्राइस चेंज होने से, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, ये पॉइंट रिलेटेड है जो टॉपिक एंड में दिया हुआ है इसके साथ, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर के साथ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे जब ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट को मार्क कर दो पेंडिंग। लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है, वो टॉपिक के साथ पॉइंट नंबर 7 रिलेटेड है, तो ये पॉइंट को और वो पॉइंट को हम लोग एक साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड और लास्ट है हैबिट। आखिरी 2 पॉइंट आज के लिए बहुत हो जाएगा। टाइम पीरियड, price elasticity of demand is always related to period of time. It can be a day, a week, a month, a year, or a period of several years. Elasticity of demand varies directly with the time period. Demand is generally inelastic in the short period and elastic in the long period. क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में डिमांड को चेंज कर पाना मुश्किल है। जैसे अभी का बात करें, अभी पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया, अचानक से बढ़ गया, 80 रुपए 90 रुपए चल रहा था, कितना हो गया अभी 105 रुपए 110 रुपए जो भी चल रहा है, अभी जाते जाते 110 भी हो जाएगा तो कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो 105 110 रुपए प्राइस चल रहा है। तो क्या अचानक से हम हमारा डिमांड फॉर पेट्रोल कम कर सकते हैं, क्या हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है, एक बार में नहीं कर सकते। लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखें, 10 साल के अंदर अगर हमको डिमांड कम करना कर सकते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेस यूज कर सकते हैं, बैटरी गाड़ी खरीद सकते हैं, और भी बहुत सारा तरीका है जिससे कर सकते हैं। तो शॉर्ट पीरियड में, अगर छोटा टाइम पीरियड में हम अगर डिमांड को चेंज करना चाहें तो हम डिमांड चेंज
नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास टाइम पीरियड लॉन्ग है, बहुत बड़ा टाइम पीरियड हमको दे दिया जाए, 10 साल का टाइम, 20 साल का टाइम, तो उस टाइम पीरियड में हम लोग डिमांड को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अभी शॉर्ट पीरियड दिया, 7 दिन का टाइम दिए, तुम 100 लीटर पेट्रोल खरीदते थे, तुमको बोला गया तुम 10 लीटर पेट्रोल में मैनेज करो, क्या हो पाएगा? 7 दिन के अंदर हम हमारे आपको उतना चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन तुमको 7 साल का टाइम दे दिया गया कि 7 साल के अंदर अपना डिमांड को 10 लीटर करो, कर सकते हैं। सारा गाड़ी को बदल देंगे, और भी जहां जहां पेट्रोल यूज होता है सबको बंद कर देंगे, हर जगह बैटरी गाड़ी ले आएंगे, है ना। तो उससे हम लोग लॉन्ग टाइम पीरियड में डिमांड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड में डिमांड क्या होता है, इनइलास्टिक होता है, शॉर्ट में इनइलास्टिक और लॉन्ग में इलास्टिक। और आखिरी पॉइंट आज के लिए हैबिट, आखिरी पॉइंट हैबिट, ये तो पता होना चाहिए, है ना। ये पॉइंट तो समझ में आना चाहिए। अगर किसी चीज का हैबिट है किसी को, जनरली सिगरेट, टबैको, ये सब, तो उसका प्राइस बढ़ने से क्या डिमांड कम हो जाता है? ऑब्वियसली नहीं होता। लॉकडाउन के टाइम में देखे ही हो, डिमांड उतना ही था चाहे प्राइस कितना भी हो जाए। तो अगर हैबिट वाला सामान है, commodity which has become habitual necessity for the consumer have less elastic demand, अगर हैबिट बन गया है तो प्राइस चाहे कितना भी बढ़ जाए, डिमांड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, डिमांड कम होने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो हैबिट वाला कमोडिटी नहीं है, कोई और कमोडिटी है, नॉर्मल सा कमोडिटी, दाल चावल है मान लो, तो उस केस में क्या होगा, प्राइस बढ़ने से उसका डिमांड कम हो जाएगा। हैबिचुअल कमोडिटी में एग्जांपल दिया हुआ अल्कोहल, टबैको, सिगरेट एक्सेट्रा। अगर ये सब का सामान है जो कि लोगों को हैबिट होता है जिसका, तो उनके लिए क्या होता है, इलास्टिसिटी लेस देन 1 होता है। बिकॉज प्राइस चाहे डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 5 गुना हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग खरीदना है तो खरीदेंगे, है ना। लेकिन वहीं पे अगर कोई नॉर्मल सा कमोडिटी है जिसका हैबिट नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, प्राइस बढ़ जाने से खरीदना बंद कर देते हैं लोग, है ना। तो ये हो गया हमारा आज के लिए, काफी था इतना पॉइंट। अच्छा, ये एक लास्ट पैराग्राफ है। Finally, it can be concluded that elasticity of demand for a commodity is affected by number of factors. कितना तो फैक्टर पढ़े हम लोग, टोटल 9 फैक्टर है, हम 8 पढ़े हैं, एक फैक्टर पेंडिंग है। ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। However, it is difficult to say which particular factor or combination of factor determines the elasticity. It all depend upon the circumstances of each case, जिसका कोई मतलब नहीं है अपने लिए। ठीक है, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 छोटा छोटा टॉपिक बाकी है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन हमको पढ़ना है। साथ में हमको एमसीक्यू क्वेश्चन करना है इस चैप्टर का, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, क्लियर है। चलो इधर, ठीक है, कौशल्या, चलो।